नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रधानमंत्री बताएं पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों से पैसा क्यों लिया कांग्रेस। जी हां दोस्तों, भाजपा द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग पर सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष में चीनी कंपनियां दान दे रही हैं और पूछा कि जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण गतिरोध चल रहा है तो इस रकम को स्वीकार क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीते 6 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 मुलाकातों पर भी सवाल उठाए और पूछा कि उन्होंने चीन को अब तक क्यों हमलावर नहीं कहा। सिंघवी का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान यह कहने के कुछ घंटों के बाद आया कि लद्दाख में उसकी जमीन पर बुरी नजर रखने वालों को भारत ने उचित जवाब दिया है। सिंघवी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कहें कि चीन हमलावर है। सिंघवी ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सबसे ज्यादा चिंताजनक और सतर्क करने वाला तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी कंपनियों से अपने पीएम केयर्स कोष में दान की रकम प्राप्त की। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री चीनी कंपनियों से विवादास्पद और अपारदर्शी तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए का दान स्वीकार कर अपनी स्थिति से समझौता करेंगे तो वह चीनी आक्रामकता के खिलाफ देश की रक्षा कैसे करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने की जरूरत है। पीएम केयर्स फंड कोविड-19 महामारी के कारण आने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के उद्देश्य से इस साल मार्च में बनाया गया था। तब से ही कुछ विपक्षी दलों की यह मांग रही है कि इस फंड में आने वाले दान को सार्वजनिक किया जाए। सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के 2007 से ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रहे हैं और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह जैसे उसके अध्यक्षों का चीन के साथ अधिकतम संपर्क रहा है। उन्होंने दावा किया, भारत के इतिहास में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसके अध्यक्षों का बीते 13 वर्षों में चीन के साथ इतना संपर्क रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन बढ़ने का संकेत, इन राज्यों ने लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन में ढील के बाद से रोजाना करीब 15,000 नए मामले सामने आ रहे हैं और मृतकों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए एक बार फिर से देश में लॉकडाउन को लागू करने के संकेत मिलने लगे हैं। कई राज्यों ने या तो इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं या फिर इस पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल उन राज्यों के बारे में जान लेते हैं जहां लॉकडाउन को लागू किया गया है। असम में 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने गुवाहाटी समेत राज्य में 12 घंटे के नाइट कर्फ्यू के साथ 14 दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। यह लॉकडाउन 28 जून से प्रभावी होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है और इस बार लॉकडाउन में अधिक सख्ती होगी। तमिलनाडु में 4 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन। राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार पहले ही चेन्नई समेत 4 अति संवेदनशील जिलों में 30 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा रखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में 30 जून के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन, टला नहीं है खतरा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को यह साफ किया कि राज्य में 30 जून के बाद भी लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, 30 जून के बाद लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा, हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। हमें चीज़ों को खोलते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी और इसे धीरे धीरे करना होगा क्योंकि खतरा कभी खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में शनिवार को एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 5,318 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और सर्वाधिक 167 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक कुल मामलों की संख्या 1,59,133 पहुंच गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई इससे अत्यधिक प्रभावित है, जहां अब तक 73,747 मामले सामने आए हैं। वहीं आखिरी अपडेट के मुताबिक यहां 1,460 केस आए हैं। ठाकरे ने कहा कि हम लापरवाह नहीं हो सकते। अगर हम इस तरह का बर्ताव करते हैं तो कोरोना वायरस हमारा इंतजार कर रहा है। अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो कृपया घर से बाहर ना निकलें। स्थानीय लोगों ने काम शुरू कर दिया है और ग्रामीण इलाकों में भी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। किसान लगातार काम कर रहे हैं। मराठवाड़ा, विदर्भ से खराब बीजों को लेकर कई शिकायतें आई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों और कोविड-19 महामारी के दौरान आदर्श आचार संहिता के कारण कृषि ऋणों को माफ करने की प्रक्रिया में देरी हुई है। अब हमने शेष किसानों के ऋण को माफ करने का फैसला किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में 30 जून से प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैलियों के जवाब में कांग्रेस ने ईंधन मूल्य में बढ़ोतरी के खिलाफ देश के सभी विकास खंडों में 30 जून से लेकर 5 दिनों तक प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसरी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ईंधन मूल्य वृद्धि के खिलाफ सोमवार को भी सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेगी। विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य ईंधन मूल्य वृद्धि के कारण जनता को हो रही परेशानी को सामने लाना और भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों की कलई खोलना भी है। कोविड-19 महामारी, टिड्डी हमले और चीनी अतिक्रमण जैसी समस्याओं के प्रति सरकार असंवेदनशील। वर्चुअल रैलियों के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी का मकसद सिर्फ वोट है और वह कोविड-19 महामारी, टिड्डी दल के हमले तथा चीनी अतिक्रमण जैसी समस्याओं के प्रति असंवेदनशील है। वेणुगोपाल ने कहा कि मोटर ईंधन की कीमत पिछले 21 दिनों से बढ़ रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। इससे आम जनता पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाकर भारी धनराशि की वसूली की है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भाजपा द्वारा वर्चुअल रैलियों पर किए जा रहे खर्च को लेकर सवाल उठाया। बीते 21 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। बीते 21 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में जहां 9.12 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, वहीं डीजल की कीमतों में 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल की कीमत से ज्यादा डीजल की कीमत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स और वैट काफी ज्यादा है। हालांकि ये बढ़ोतरी केवल 2 पैसे की है। दिल्ली में पेट्रोल 80.38 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल का भाव 80.40 रुपए प्रति लीटर है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। टिड्डी दल के हमले को प्राकृतिक आपदा घोषित करे मोदी सरकार, रणदीप सिंह सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उत्तर भारत के कई राज्यों में टिड्डियों के दल आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, आज देश में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिड्डी दल ने हमला बोल रखा है। इन राज्यों के 84 से अधिक जिलों के किसान, खेत खलिहान, पेड़ पौधे और वनस्पति पाकिस्तान से आए टिड्डी दल के हमले से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि इस टिड्डी दल ने भारत में पहला हमला 11 अप्रैल 2020 को राजस्थान के गंगानगर में बोला था, लेकिन मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और टिड्डी दल दिल्ली पहुंच गया। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल का यह आक्रमण देश पर लगातार 75 दिनों से जारी है, मगर मोदी सरकार इस हमले का ना तो समाधान बताती, न किसानों को सहायता पहुंचा रही है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों और आम जनता से कहा जा रहा है कि टिड्डी दल के आने पर ताली और थाली बजाएं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल करते हुए कहा कि क्या सरकार के पास टिड्डियों के इस हमले से निपटने का कोई और वैज्ञानिक व तर्कपूर्ण समाधान नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियां फसल बीमा योजना में टिड्डी दल से हुए नुकसान का मुआवजा तक देने से इनकार कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने टिड्डी दल के हमले को नेचुरल डिजास्टर की परिभाषा में शामिल ही नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए 3 मांगे बताई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सृजन घोटाले को लेकर तेजस्वी फिर हमलावर, बोले 55 घोटालों वाली सरकार बड़ी मछलियों को बचा रही है। जी हां दोस्तों, सृजन घोटाला मामले में सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर नए सिरे से गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार सृजन घोटाले में बड़ी मछलियों को बचा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 3300 करोड़ रुपए के सृजन घोटालों में आरोपियों को सरकार संरक्षण देती रही। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कुल 55 घोटाले नीतीश शासन के दौरान हुए हैं। चारा घोटाला केवल 46 करोड़ का था, लेकिन बिहार में जो घोटाले हुए हैं उनमें बड़ी रकम की लूट की गई। सीबीआई ने पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया के खिलाफ चार्जशीट किया है, लेकिन सरकार ने चुनाव के बाद केपी रमैया को लैंड ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया था। तेजस्वी यादव आज भोजपुर जा रहे हैं, जहां वह गलवान घाटी में शहीद हुए सपूत चंदन के परिजनों से मुलाकात करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हर जगह घोटाला ही घोटाला है। पटना में जल जमाव के हालात बता रहे हैं कि नगर निगम में भी बड़ा घोटाला हुआ है। उत्तर बिहार में लोग बाढ़ के खतरे का सामना कर रहे हैं। जल जमाव के कारण सभी जिला मुख्यालय के लोग परेशान हैं और सरकार ने जल जमाव से निजात के लिए जिस तरह करोड़ों रुपए रहा है उसका कोई नतीजा नहीं निकला। चीनी सेना के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय सपूतों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें अपनी सेना पर गर्व है और भारतीय सेना के साथ देश का हर नागरिक खड़ा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वह शहीद चंदन के परिजनों से मुलाकात करने जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार में सियासी बयानबाजी। आरजेडी प्रवक्ता बोले, एनडीए के घर में चिराग से ही आग लगनी है। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने बिहार चुनाव से पहले एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा कि बिहार में गठबंधन का स्वरूप बदल रहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। चिराग के इस बयान पर अलग अलग पार्टियों की प्रतिक्रिया आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि बिहार एनडीए में चुनाव से पहले खटपट शुरू हो गई है। तिवारी ने कहा कि चिराग पासवान ने कल अपने कार्यकर्ताओं से संबोधित करते हुए इसके संकेत दे दिए हैं। बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी को बिहार चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो एलजेपी को अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चिराग ने कहा कि नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चिराग पासवान के इस बयान से बिहार में आने वाले चुनाव से पहले एक बार फिर से कयास लगने शुरू हो गए हैं। चिराग की इस बात पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, चिराग पासवान ने कई मौकों पर नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और बिहार सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। यही बात नीतीश कुमार को नागवार गुजर रही है, जिसकी वजह से एनडीए में एलजेपी को भाव नहीं दिया जा रहा है। नीतीश कुमार चुनाव में एलजेपी को सस्ते में निपटाना चाह रहे हैं और कम से कम सीट देना चाह रहे हैं। चिराग पासवान का गुस्सा स्वाभाविक है और अब में एनडीए के घर में चिराग से ही आग लगनी है। सूत्रों की माने तो लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ी चिंता एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर है। लोक जनशक्ति पार्टी की मांग है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 42 सीटों पर चुनाव लड़े, मगर एनडीए चिराग पासवान की पार्टी को 30 से 35 सीट ही देने के मूड में है। चिराग पासवान इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कभी कफा चल रहे हैं। दरअसल मौजूदा विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के 2 विधायक हैं, बावजूद इसके सरकार में पार्टी की कोई भी भागीदारी नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सृजन घोटाले में पूर्व आईएएस समेत 60 पर चार्जशीट दाखिल, विपक्ष ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार के बहुचर्चित सृजन घोटाले में रिटायर्ड आईएएस अधिकारी केपी रमैया फंस गए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में 60 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब इस मामले को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि केपी रमैया जेडीयू से चुनाव लड़ चुके हैं। सृजन घोटाले का तार कहां से जुड़ा है, ये किसी से छुपा नहीं है। जब चारा घोटाले में सीएम के फाइनेंस मिनिस्टर दोषी हुए तो सृजन घोटाले में वर्तमान मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर को दोषी क्यों नहीं माना जाए। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सृजन घोटाले में असली दोषियों को बचाया जा रहा है। इस घोटाले में असली गुनहगार सरकार में बैठे हैं। अधिकारियों पर कार्रवाई सिर्फ दिखावा है। केपी रमैया तो जेडीयू से चुनाव तक लड़ चुके हैं। इधर सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान सामने आ गए हैं। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है और न किसी को फंसाती है। सृजन घोटाले में सीबीआई अपना काम कर रही है। पूर्व में भी कई आईएएस पर कार्रवाई हुई है। विपक्ष के हमले पर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि एनडीए सरकार के 15 साल में विपक्ष को पता चल ही गया होगा कि बिहार सरकार किसी भ्रष्ट या अपराधी को बख्शती नहीं है। कोई भी रसूखदार अगर भ्रष्टाचार या अपराध करेगा तो जेल जाएगा। बिहार सरकार ना तो किसी को बचाती है और ना ही फंसाती है। सीबीआई जांच में और कोर्ट में जो आरोपी होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। बता दें, यह घोटाला वर्ष 2008 से 2014 के बीच भागलपुर जिले में महिला सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं में अरबों रुपए की राशि की धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर फर्जी निकासी से संबंधित है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2 साल के संन्यास के बाद यशवंत सिन्हा ने किया नए मोर्चे का ऐलान। बेहतर बिहार बनाओ के नारे के साथ ठोकेंगे ताल। जी हां दोस्तों, भाजपा के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने दलगत राजनीति में लौटने का ऐलान किया है। सिन्हा ने कहा कि वह बिहार में एनडीए सरकार को खाड़ फेंकने के लिए जल्द ही अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे, जो इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी। देश के पूर्व वित्त मंत्री सिन्हा ने यह ऐलान पटना में राष्ट्र मंच नाम के संगठन की बैठक में किया। उन्होंने कहा कि एनडीए को हराकर वे एक बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं। यशवंत सिन्हा का यह फैसला काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि 2 साल पहले ही उन्होंने दलगत राजनीति से संन्यास के ऐलान के साथ लोकतंत्र बचाने के काम शुरू करने का आह्वान किया था। इसी दौरान उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर तेज प्रताप ने कसा सरकार पर तंज, दिया ये सुझाव। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का सिलसिला भी जारी है। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रहे लगातार बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हुआ है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सरकार पर तंज कसा है। राजद नेता तेज प्रताप सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि
ऐसा करो साहिब, महंगाई को प्राथमिकता देते हुए पेट्रोल पंप का नाम बदलकर डीजल पंप रख दो। उन्होंने आगे लिखा कि वो क्या है, ना कि पेट्रोल लेते समय भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले बिहार में राजद नेताओं ने आज तेल के बढ़ते दामों पर विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने राजधानी पटना में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। गौरतलब है कि देश में पिछले 21 दिन से पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का चला आ रहा सिलसिला 22वें दिन यानी रविवार को थम गया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।